Hello students, welcome to this English class. Students, as you know, we have done sixth poem of Beehive, No Men Are Foreign, and this poem is written by James Kirkup. Now, in this poem, we will discuss summary and literary devices that are used in this poem, No Men Are Foreign. So, firstly, here is the summary. Okay, here is summary of the poem. So, the poem No Men Are Foreign begins एंड एंड्स विद द सेम लाइन. जैसे कि हमने आज पोइम पढ़ी है तो आपने देखा होगा पोइम में कि जो पोइम स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है, ठीक है. बिगिंस एंड एंड्स विद द सेम लाइन. लाइन क्या है? रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन. सो एज द पोइट वॉन्ट्स टू एम्फेसाइज ऑन द फैक्ट दैट ऑल द पीपल लिविंग ऑन दिस अर्थ आर द सेम, कि इस अर्थ पर जो भी लोग रह रहे हैं वो सभी सेम है. इस बात पर पोइट एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं, तभी वो इस पोएम को उसी लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं और एंड कर रहे हैं. ओके, सो द पोइट वांट्स टू एम्फेसाइज ऑन द फैक्ट दैट ऑल द पीपल लिविंग ऑन दिस अर्थ आर द सेम एंड दैट वी हैव क्रिएटेड डिस्टिंक्शंस बाय इरेक्टिंग बॉर्डर्स एंड फेंस, डिफरेंट लैंग्वेजेस एटसेट्रा. मीन्स सभी पीपल तो सेम है, हमने जो डिस्टिंक्शन कर दिया है बॉर्डर बनाकर, वॉल्स बनाकर, फेंस बनाकर, बाउंड्रीज बनाकर, और जो लैंग्वेजेस डिफरेंट हैं ये सभी मैन मेड हैं, गॉड मेड कुछ भी नहीं है. While we are alive, we walk on the same earth, and upon our death, we will lie in our graves in the same earth. So poet यही दोबारा कह रहे हैं हमें कि जब हम alive होते हैं तो हम सेम अर्थ के ऊपर वॉक करते हैं, और जब हमारी डेथ होती है तो उसी ही सेम अर्थ के ऊपर पूरे यूनिवर्स में सभी लोगों की ग्रेव्स उसी अर्थ के ऊपर बनते हैं. इट मीन्स जो होल अर्थ है वो एक ही है. He draws another similarity that we all enjoy good food during peace and starve during war and in winter time. So पोइट ने दूसरा कंपैरिजन कैसे सिमिलरिटी कैसे बताई है कि हम सभी जो है वो गुड फूड एंजॉय करते हैं जब पीस होती है, सब तरफ पीस है, कोई वॉर कोई फाइट नहीं हो रही है. सो हम सभी अभी जो फूड है, जो भी हार्वेस्ट है, जो भी क्रॉप्स है वो इक्वली एंजॉय करते हैं. और एंड स्टार्व ड्यूरिंग वॉर एंड इन विंटर टाइम, और जब विंटर का टाइम होता है या जब वॉर का टाइम होता है, वॉर और विंटर को सेम पॉइंट ने माना है, तो हम सभी को स्टार्व करना पड़ता है. हमें जो फेमाइन या हंगरनेस जो भी है, लैक ऑफ फूड, सभी को ये फेस सभी को करनी पड़ती है. नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं इस पॉइंट में मतलब पोइम में पोइट ने बताया दैट वी ऑल हैव सिमिलर हैंड्स विच वी यूज टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. सभी के हैंड सेम है और सभी उन हैंड से हैंड हार्ड वर्क करते हैं. नेक्स्ट कह रहे हैं पोइट ऑल ऑफ अस हैव आइज विच रिमेन ओपन व्हेन वी आर अवेक एंड क्लोज व्हेन वी आर अस्लीप. सो हम सबकी आइज़ भी सेम हैं, जो जब हम अवेक होते हैं, जाग रहे होते हैं तो वो ओपन होती हैं, और जब हम सो रहे होते हैं, स्लीप करते हैं, तो वो क्या होती हैं? क्लोज हो जाती हैं. So the poet reminds the reader that whenever we are told to hate someone, we cheat and hate ourselves. जो हमें कहा जाता है ना कि किसी से हेट करो, तो हम क्या करते हैं? we hate someone, we cheat and hate ourselves. तब हम खुद को चीट करते हैं, अपने किसी और को चीट ना करके खुद को ही हम हेट करना हमें सिखाया जा रहा है. Also when we pick up weapons against someone, we pollute the earth and make it impure. और जब हम किसी और कंट्री के अगेंस्ट वॉर होता है तो वेपन्स उठाते हैं, हम क्या करते हैं? हम हमारी अर्थ को पोल्यूट करते हैं, उसको इम्प्योर करते हैं. कैसे करते हैं? with the use mounds of dead bodies stern on it. What is the meaning of stern on it? means उसके ऊपर हम जो स्कैटर की जाती हैं, जब भी वॉर होगा तो आपको पता ही है डेड बॉडीज़ तो आएंगी. सो जो डेड बॉडीज़ जो हैं वो कंटिन्यूस फॉल होता है उनका, वो यहाँ वहाँ स्कैटर होती हैं, तो उससे हम हमारी जो अर्थ है उसको भी पोल्यूट करते हैं, इम्प्योर करते हैं. नाउ अंडरस्टैंड द समरी ऑफ द पोम. नाउ हेयर आर सम लिटरेरी डिवाइसेस फ्रॉम द पोम. फर्स्टली you should know what is the rhyme scheme. The entire poem is written in free verse. Okay, ये जो पूरी की पूरी poem है ये free verse में लिखी गई है. So there is no rhyme scheme in the poem. Understand बेटा? There is no rhyme scheme in the poem. No men are foreign. Now literary devices used in this poem are as follows. First one, alliteration. You know what is alliteration? The repetition of consonant sound in one or two more closely placed words is called alliteration. ठीक है ना, कि एक या मतलब
रिपीटिशन होना किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड की टू और मोर क्लोजली प्लेस वर्ड, जो दो या उससे भी ज़्यादा जो वर्ड्स है पास में है उसमें एक कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन होना इज़ कॉल्ड ऑलिट्रेशन. सो एग्जांपल्स, फर्स्ट स्टैंजा 1 में आपकी लाइन आई है बॉडी ब्रीथ, सो बी साउंड रिपीट हुई है यहाँ पर. और सेकेंड स्टैंजा में आपकी जो वर्ड्स आए हैं वोर्स विंटर हियर विद द रिपीटिशन ऑफ डब्ल्यू कॉन्सोनेंट साउंड repetition, sorry, alliteration, literary device is there. Next one, metaphor. So metaphor, what is the meaning, definition of metaphor? Metaphor is a literary device that makes a direct or hidden comparison between two things that are unrelated. Means two बिल्कुल डिफरेंट थिंग्स के अंदर किसी तरह का कोई कंपैरिजन क्रिएट करना, कंपैरिजन बनाना इज कॉल्ड अ मेटाफर. सो एग्जांपल्स इन फर्स्ट स्टैंजा, यूनिफॉर्म्स. अब यूनिफॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म आपको पता है, द क्लोथ्स वोर बाय, बट हेयर पोइट रिफर्स बाय द यूनिफॉर्म टू द मिलिट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. तो यहाँ पर मेटाफर हो गया, ठीक है. यूनिफॉर्म वर्ड जब पोइट ने यूज़ किया सो वहाँ पर पोइट का मीनिंग क्या था? विद दिस वर्ड द पोइट वांट्स टू रिफर टू द मिलिट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है. नाउ वो दूसरा आपका सेकेंड स्टैंजा में एक वर्ड आया है वॉर्स. सो यहाँ पर जो वॉर्स टाइम है उसको कंपेयर किया गया है विंटर सीजन से, ठीक है. अभी हमने किया है ना वॉर्स, विंटर, स्टार्व्ड. सो यहाँ पर जो वॉर्स टाइम है वो किससे कंपेयर किया गया? विंटर के टाइम से, क्योंकि वो काफ़ी हार्ड टाइम होता है, वॉर का टाइम होता है. सो मेटाफर इज लिटरेरी डिवाइस बाय यूनिफॉर्म एंड बाय वॉर वर्ड. नाउ आवर थर्ड लिटरेरी डिवाइस इज रिपीटिशन. इट इज़ यूज इन द एंटायर पोम, ठीक है. ये जो रिपीटिशन है हमारी वो पूरी एंटायर, इस पूरी की पूरी पोएम में यूज़ हुई है. कैसे? बिकॉज पोइट ने यूज़ किया है रिमेंबर वर्ड, ठीक है. रिमेंबर वर्ड इज रिपीटेड 5 टाइम्स इन द पोएम. सो किसी भी वर्ड की रिपीटिशन से, वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स के जो फ्रेजेस की रिपीटिशन से जो लिटरेरी डिवाइस होती है वो क्या होती है? रिपीटिशन ना. सो रिमेंबर वर्ड इज रिपीटेड 5 टाइम्स इन द पोएम. ओके. सो नेक्स्ट और भी क्या है देखिए, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन. दिस लाइन इज रिपीटेड इन स्टैंजा 1 एंड स्टैंजा 5. ये जो पूरी फ्रेज है इस स्टैंजा 1 में भी और स्टैंजा 5 में पूरी की पूरी फ्रेज रिपीट हुई है. दैट्स वाई रिपीटिशन लिटरेरी डिवाइस इज देयर. नेक्स्ट वन, देर इज अ न्यू लिटरेरी डिवाइस. लिसन इट केयरफुली. दिस लिटरेरी डिवाइस इज एंजाममेंट. सो ध्यान से समझिए, इट्स वेरी इजी. क्या होती है एंजाममेंट? एंजाममेंट मीन्स रनिंग लाइन्स ऑफ पोइट्री फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट लाइन, ठीक है. पोइट्री की में मतलब जो लाइन्स लिखना, उसमें एक लाइन से दूसरी लाइन में पहुंच जाना विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ पंचुएशन टू इंडिकेट अ स्टॉप. बिना किसी पंचुएशन मार्क के, कोई स्टॉप के यूज़ किए एक लाइन से दूसरी लाइन में एंटर कर जाना इज कॉल्ड एंजाममेंट, ठीक है. आई एम रिपीटिंग, रनिंग लाइन्स ऑफ पोइट्री from one line to next without using any kind of punctuation to indicate a stop. So here are some examples from enjambment in the poem as follows. So first example in stanza 1, line 2, 3 and 4, ठीक है. line 2, 3 and 4 is the example of enjambment because there is no punctuation mark in line 2, 3 and 4, ठीक है. मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन में बिना किसी पंचुएशन मार्क्स के एंटर करना इज कॉल्ड एंजाममेंट. नेक्स्ट देखिए स्टैंजा 2 में line 3 and 3 गिवन है. यहाँ पर बाय मिस्टेक 3 आ गया है बेटा, ये 3 की जगह यहाँ पर हो जाएगा 4. ओके. सो ये 4 है, line 3 and 4. अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट देखिए, इसको मैं फिर से राइट कर देती हूँ 4 ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए समझने में. नेक्स्ट है हमारी स्टैंजा 3, लाइन 1, 2 एंड 3, ठीक है. बिना किसी पंचुएशन मार्क के देखिए आपके थर्ड स्टैंजा में पोइट जो है एक लाइन से दूसरी लाइन में एंटर कर रहे हैं. नेक्स्ट स्टैंजा 4, लाइन 2, 1 एंड 2. देखिए फोर्थ स्टैंजा का हमारा लास्ट वर्ड है वी आर टोल्ड और उसके बाद कोई पंचुएशन मार्क नहीं है. आप बुक की हेल्प से इसको ध्यान से देख सकते हैं. उसके बाद पोइट नेक्स्ट डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन में एंटर कर रहे हैं. ओके. फिफ्थ स्टैंजा, लाइन 2 एंड 3 are the examples of enjambment. Understand about enjambment? Running lines of poetry from one line to next without using any kind of punctuation to indicate a stop is called enjambment. Okay? Example समझ में आ गए आपको. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन दिस पोएम इज एंटीथेसिस. सो व्हाट इज एंटीथेसिस? लिसन केयरफुली. एंटीथेसिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच रिफर्स टू द juxtaposition of contrast ideas, ठीक है. सो
और इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट यूज ऑफ ऑपोजिट वर्ड्स इन क्लोज प्लेसमेंट, एक ही लाइन में अपोजिट वर्ड्स आ जाना, ठीक है। एंटीथीसिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच रिफर्स टू द जक्सटापोजिशन, ठीक है। सो बेटा फर्स्टली what is the meaning of juxtaposition? Juxtaposition means to put things that are not similar next to each other, ठीक है। तो ऐसी थिंग्स जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं वो एक दूसरे के नेक्स्ट आ जाना। और यूज ऑफ अपोजिट वर्ड्स इन क्लोज प्लेसमेंट इज कोल्ड एंटीथेसिस। सो हियर इज एन एग्जांपल, आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वोर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व। सो here the poet has used words fed and starved, ठीक है ना। देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। fed क्या होता है, भरपेट खाना खाना, और starved क्या होता है, भूखा रहना। so here the poet has used the words fed and starved, ठीक है। दोनों वर्ड्स जो हमारे जो fed वर्ड है और जो starved वर्ड है, दोनों यहाँ पोइट ने एक ही लाइन में सेम लाइन में यूज किए हैं। दैट्स वाई एंटीथेसिस लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन दिस एग्जाम्पल। अंडरस्टैंड बेटा? I hope you all are getting well. Thank you students. Read the poem and read or understand all these literary devices which are used in this poem. I am repeating the literary devices which is used in this poem. First one is alliteration, next one metaphor, and third one repetition, fourth one enjambment, and last one is antithesis. So today we learn two new literary devices, enjambment and antithesis, ठीक है। समझ में आ गया? एक बारी दोबारा से कोई नीड है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। एंजॉयमेंट मीन्स रनिंग लाइन्स ऑफ पोइट्री फ्रॉम वन लाइन टू नेक्स्ट लाइन विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ पंचुएशन टू इंडिकेट अ स्टॉप, ठीक है। एक लाइन से दूसरी लाइन में बिना किसी पंचुएशन मार्क्स के एंटर हो जाना इज कोल्ड एंजॉयमेंट। एंड एंटीथेसिस मीन्स यूज ऑफ अपोजिट वर्ड्स इन क्लोज प्लेसमेंट और इन सिंगल लाइन, ठीक है। एक ही लाइन में अपोजिट वर्ड्स का यूज होना इज कोल्ड एंटीथेसिस। Okay dear students, thank you very much. Bye. See you.